सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। हम बढ़ते हैं अपने पुराने चैप्टर में थोड़े से कंसेप्ट के साथ आगे। हमने क्या क्या सीखा था? हमने मतलब तुमने क्या सीखा था? मैं तो जानता ही हूँ, वैसे क्या सीखा था? हो चुका वो मनी मेजरमेंट तो सारी उम्र याद रहेगा। उसके अलावा बताओ। बिजनेस एंटिटी सीखा था, और क्या सीखा था? हाँ ठीक है, कौन से प्रिंसिपल्स? उसके बाद क्या है? चलिए शुरू करते। पीछे वाला अगर आप देखें, पिछली वाली रिकॉर्डिंग को देखिएगा, अगर दिक्कत होती है तो देन यू कैन स्टे आफ्टर द क्लास एंड वी कैन कवर इट अप। ऐसा कोई इशू नहीं है, और घर क्लास दोनों एक ही साथ हैं। तो आई एम शेयरिंग ऑनलाइन के लिए विधि, कनिष्का या निमिषा या कैरवी, आई एम शेयरिंग द डॉक्यूमेंट। आप ही की टेक्स्ट बुक है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ऑनलाइन के साथ चल रहा है, आपके पास किताब सामने है। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? जो कर रहे हैं दिख रहा है? यस सर। अच्छा जी। एंटिटी हम कर चुके थे। पीरियड पे आ जाते हैं। पीरियड पे हमेशा ध्यान रखेंगे कि देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो आपको अंडरलाइन करके रखने हैं, एंड दो सर्टेन पॉइंट्स आर गोइंग टू गिव यू एज व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट दोस पॉइंट्स इन योर आंसर इन आंसर शीट। उससे आपको आसानी मिलेगी, क्योंकि आप आधे आधे पेज का भर के आपको कोई फायदा नहीं है। ब्रीफ टू द पॉइंट क्रिस्पी लिखना है। इसका मतलब ये नहीं कि एक लाइन छाप के आ जाओ फिर नंबर नहीं मिलेंगे। थ्योरी में टीचर्स चाहते हैं कि आप कम से कम एक या दो लाइन का क्या करें, दरवाजा बंद कर देना ढंग से, एक या दो लाइन का, कम से कम दो या तीन लाइन का एक्सप्लेनेशन आप लोग लेके चलें। ठीक है, तो चलिए, अब आप सब जानते हैं कि अकाउंटिंग का जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं कर्सर चला रहा हूं। इज इट विजिबल? कैर भी बताइए, कर्सर मूव कर सर रहा है? स्क्रीन दिख रही है बट कर्सर नहीं दिख रहा। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है ना? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, इज इट विजिबल टू यू? यस सर। चलिए ठीक है। होता क्या है कि अकाउंटिंग में हमने बताया था कि देयर इज अ इंडेफिनिट लाइफ टाइम। 1790 की दुकान पिछले 2 साल पहले बंद हुई, एक दुकान जो 100 साल पुरानी, ऐसा बिजनेस जो 150 साल पुराना है ना। भाई जब बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारी इंटेंशन होती है कि अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक चलेगा। अच्छा एक बात मुझे बताइए, आपको असली प्रॉफिट या असली लॉस कब पता चलेगा? जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया सपोज जनवरी 1 2012 को, और जब ये बिजनेस चलते 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 मतलब जनवरी 2050 को बंद हो जाएगा, तो मैं बोलूं तो रियल सेंस में मेरा असली प्रॉफिट या लॉस तो 2050 में पता चलेगा। भाई मैंने शुरू किया, मैंने बंद करा, उससे पहले मैं कैसे बताऊंगा? आ, मतलब अंदर से जज्बात बाहर निकलते हैं, थोड़ा कंट्रोल रखो अभी। अब समझिए कि अगर मान लो ये बिजनेस 1790 में शुरू हुआ, तो हमारी तो 10 पुश्तें चली गई इंतजार में कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा, लॉस कैसे निकलेगा भाई। क्योंकि हम एक प्रिंसिपल के हिसाब से हम चाहते हैं हमारा बिजनेस कभी बंद ना हो, और दूसरा चाहते हैं हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना, उसके लिए बिजनेस करें। इसीलिए हम क्या करते हैं, इंडेफिनिट लाइफ टाइम ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर इंटरवल्स। भाई आपका बिजनेस इंडेफिनिट चलना है, और आप इंडेफिनिट का इंतजार तो कर नहीं सकते। आप एटर्नल थोड़ी हो, आप ब्रह्मा के वरदान के साथ थोड़ी आए हो कि भैया तुम उतने साल चलोगे जितना साल तुम्हारा बिजनेस, नहीं चलोगे। तो क्या करना पड़ेगा हमें? होता है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो क्या किया गया, किसी बंदे ने क्या किया होगा, इतने लंबे पीरियड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करा होगा, एंड दैट पार्ट इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं उसको? फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। इसीलिए इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है कि इंडेफिनिट टाइम पीरियड ऑफ लाइफ टाइम ऑफ अ बिजनेस इज, क्या करते हैं, डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट टाइमली प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। पता चला आपका बिजनेस डूब रहा हुआ, आपको पता चला 50 साल बाद, ऐसा थोड़ी होगा। तो वो जो छोटा टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं हम क्या, फाइनेंशियल ईयर। वो दो तरह से चलता है, या तो कैलेंडर ईयर चलेगा जनवरी से दिसंबर वाला, और या चलेगा क्या अप्रैल से 31 मार्च वाला। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जो हमारे देश में चलता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने प्रॉफिट के कैलकुलेशन को 3-3 महीना क्वार्टरली बेसिस पर भी कर सकते हैं, जैसे कंपनीज करती हैं Q1 Q2 Q3 Q4। या आप ऐसा भी कर सकते हैं क्या, 6 मंथ्स की बेसिस पे कर सकते हैं, 9 मंथ्स की बेसिस पे कर सकते हैं, एनुअली भी कर सकते हैं आप। लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेबल तरीका जो होता है वो होता है एक फाइनेंशियल ईयर का, और वही फाइनेंशियल ईयर क्या कहलाता है, अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? यहां तक चीजें आसान है। चलो ऑनलाइन, इज इट क्लियर विद यू? यस सर। इसे गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल हम कहते हैं।
अब आपने देखा था कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, याद है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, रिलायबल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए ना। और हमने एक फीचर्स पढ़ी थी अकाउंटिंग की, क्या होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, ठीक है, नॉन बायस्ड होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस्ड होनी चाहिए, ये सारी अकाउंटिंग की क्या है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। अच्छा, तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करते हो, कुछ इंफॉर्मेशन छुपा देते हो। तो अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन छुपाओगे तो इट इज नोन एज कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। अब आपने पूरे फैक्ट तो बताए नहीं। जैसे पता है, अब तुम बोलोगे यार तुम हर बार शादी का एग्जांपल लेते चलते हो, तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो किसी बंदे की अक्सर ये गांव देहात उस तरफ के एरिया में होता है, एक व्यक्ति जिसकी शादी होने वाली होती है और उसकी वाइफ जो होती है वो मान लो उसको बोलना ही नहीं आता, वो गूंगी होती है। तो माँ बाप ये पोर्ट्रे करते हैं कि हमारी लड़की तो बहुत सीधी है, उसकी तो जबान ही नहीं खुलती किसी के सामने, सबके सामने चुप रहती है। इनडायरेक्टली दे आर गिविंग अ हिंट कि भाई वो गूंगी है, बोल नहीं सकती है, ठीक है। लड़का मन ही मन सोचता है सारी उम्र चिक चिक सुनने से अच्छा है, लेकिन जब असली में पता चलता है वो लड़की बोल ही नहीं सकती, तो इट वाज अ फिजिकल डिसेबिलिटी, ये तो छुपाई गई, तो गड़बड़। तो वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हुआ एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग। उसके बाद फैमिली रिलेशन, मैरिटल रिलेशन और बहुत सारी बर्बादियां फैलती हैं, ठीक है। अकाउंटिंग के अंदर अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को छुपा रहे हैं, पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विल मिस अ रिलायबिलिटी एस्पेक्ट, नहीं होगा रिलायबल। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है, क्या कहता होगा बताइए। हाँ जी, और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, every monetary transaction should be recorded, there should be complete and understandable, line पढ़ी जाए, there should be a complete and understandable reporting on the financial statement of all significant information relating to economic affairs of the entity। economic affairs किसको कहते हैं हम लोग, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, economic affairs of the entity। जब मैं आपको नोट्स दूंगा ना, जब मैं आपको नोट्स दूंगा, ये सारे के सारे पॉइंट बुलेट में होंगे और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो डार्क होके आ रखे होंगे, ठीक है। तो आई एम इन द प्रोसेस ऑफ थोड़ा सा उसका फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, आज भी किया था स्कूल में लेकिन टाइम नहीं पाया, वरना मैं दे देता आपको एक कागज, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन, ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए, आदित्य बिरला ग्रुप जो है उसका बिजनेस वर्ल्ड की करीब करीब 29 कंट्रीज में चलता है। टीसीएस उसका बिजनेस वर्ल्ड की 76 कंट्रीज में चलता है। विप्रो इन्फोसिस भी भाई उसी लाइन में चलते हैं, ठीक है, इसी लाइन में चलते हैं, और इनके बिजनेस ओवरसीज में बहुत शानदार तरीके से इनके बिजनेस चलते हैं। जितने भी वर्ल्ड के बैंकिंग सिस्टम्स हैं, शिपिंग सिस्टम्स हैं, बहुत सारे, ये सब विप्रो इन्फोसिस और टीसीएस इनके क्लाइंट हैं, ठीक है जी। अब मान लो मुझे विप्रो के या टीसीएस के, इन्फोसिस टीसीएस के बेंगलुरु वाले ऑफिस में मान लो स्टेशनरी खर्चा होता है, स्टेशनरी का खर्चा, स्टेशनरी के अंदर क्या आएगा, पेन आएगा, पेंसिल आएगा, स्टेशनरी प्रिंटिंग आएगी, रबर आएंगे, इरेजर, रबर बैंड, स्टेपलर की पिने आएंगी। तो तुम्हें लगता है क्या कि बेंगलुरु वाले ऑफिस में वो हिसाब लगा रहे होंगे कितनी स्टेपलर की पिने लग गई, कितनी पेंसिल लग गई, कितने ऑल पिन लग गए, कितने रबर बैंड, कितने इरेजर, कितने, हिसाब लगा रहे होंगे क्या। और सोचो बेंगलुरु की बात, ऑल इंडिया में मान लो उसके कम से कम 20 ऑफिस होंगे, अगर बोलूं तो मैं 20 से ज्यादा ऑफिस होंगे, उन 20 ऑफिस का हिसाब किताब, फिर वर्ल्ड की 99 कंट्री में कितनी स्टेशनरी, कितनी रबर पेंसिल लगी, इज इट वर्थ, वाई इज इट वर्थ मेंशनिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नहीं। लेकिन फुल डिस्क्लोजर तो क्या कहता है, सब दिखाओ, 2 रुपए का पेपर लगा वो भी दिखाओ, ठीक है। हाँ, फुल डिस्क्लोजर तो यही कह रहा है ना। तो फुल डिस्क्लोजर से क्या होता है, आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंबरसम हो जाती है, बहुत भारी हो जाती है भाई। तो क्या करेंगे अब हम, थोड़ा इंप्रोवाइज करेंगे, ठीक है। और कैसे इंप्रोवाइज करेंगे, एक नए प्रिंसिपल के साथ, जिसे कहते हैं मटेरियलिटी प्रिंसिपल। नहीं बेटा समझ, तुम्हारा बिजनेस नन्हा सा बिजनेस है, उसमें तो फुल डिस्क्लोजर ही चलेगा। जब तुम्हारा बिजनेस जायंट हो जाता है तो वो नन्ही चीजें बहुत परेशान करती है ना। इसीलिए ये जितने भी पेन, पेंसिल, शार्पनर वार्पनर चल रहे होंगे, इनकी एक हेडिंग बना देते हैं स्टेशनरी। अब वो 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ जो भी होगी उसी के अंदर इंक्लूड होगी, वरना तो बताओ हमें बंदे बैठाने पड़ेंगे। याद है ना इन्वेंट्री की बात करी थी हमने बेसिक टर्म्स में, हमें लोग ऑल पिन की पिने गिनने के लिए बैठा दिया, ठीक है। अब जैसे लॉकडाउन में क्या हुआ था, एक सास थी, उसकी 2 बहुएं थी, उनको क्या करना था, उनको एंगेज रखना था। वो क्या करती थी, दाल लिए चावल लिए मिला दिए, दोनों को बोलती थी अलग अलग करो, मतलब दिन भर लड़े दोनों, सास का मत्था खाएं, ये थोड़ी करेंगे।
कि हमारे पास फालतू की वर्कफोर्स है, चलो स्टेपलर की पिने गिनो, पेंसिल गिनो, रबर बैंड गिनो। नहीं भाई, ये नहीं करना, ये लॉट्स ऑफ अदर वर्क टू डू। तो फुल डिस्क्लोजर कहता है कि आपको इंफॉर्मेशन सारी की सारी देनी है, लेकिन मटेरियलिटी कहता है भैया रुक जाओ, थम जाओ थोड़ा सा। सब दे दोगे तो अकाउंटिंग बुक तो इतनी चित्रगुप्त की किताब से भी ज्यादा मोटी हो जाएगी। तो क्या करेंगे? वो कहते हैं सारी की सारी चीजों में से वो रखो विच इज मटीरियल, विच इज इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट। अब सवाल उठता है कि किसको बोलेंगे मटीरियल, किसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट। देखिए भाई, मुझे अगर कोई बंदा आके कहता है सर जी 1 करोड़ लो और मेरे बच्चे को 100 दिलाओ, मैंने कहा सर, मैं तो कहता हूं मुझे 1 लाख दे दे, मैं वैसे दिला दूंगा। लेकिन कोई अंबानी को कहता है 1 करोड़ ले और मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दे या मेरे मेरे प्रपोजल को सुन ले, कहता दफा यहां से, तेरा प्रपोजल सुनू मैं। नहीं नहीं, अंडरस्टैंड टाइम की वैल्यू और सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अमाउंट। फॉर मी इट्स अ ग्रेटर अमाउंट, इट्स अ बिगर अमाउंट, फॉर अंबानी इट इज नथिंग। दिस इज मटेरियल टू मी, दिस इज सिग्निफिकेंट टू मी, बट इट इज नॉट सिग्निफिकेंट टू आनंद महिंद्रा या मुकेश अंबानी। अनिल अंबानी के लिए शायद हो सकता है, हालत खराब है आजकल, बट नॉट फॉर मुकेश अंबानी, मे बी फॉर अनिल अंबानी इट इज नॉट। तो कोई इंफॉर्मेशन मटेरियल कब होती है, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, और सबसे बड़ा पैरामीटर ये होता है कि एनी इंफॉर्मेशन, हाँ यू आर वेरी राइट, एनी इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड मटेरियल इफ इट्स नॉलेज may change, may not change, may not change the decision of an informed investors to invest into your firm or not. मान लो, क्या नाम है आपका? मान लो यक्ष जैसे मेरी फर्म में पैसा लगाना चाहते हैं, इन्हें पता चल गया मेरी फर्म के ऊपर तो मुकदमा कर रखा है अनन्या ने, अनन्या स्क्वायर ने, इन्होंने मुकदमा कर रखा है मेरे ऊपर कि लुक मास्टर, तुम्हारी फर्म ने हमारा इतना नुकसान करा था, तुम 2 करोड़ या 2 करोड़ 4 करोड़ का मुकदमा डाला, मेरी फर्म की वर्थ ही 3 करोड़ है, तो क्या इन्वेस्ट करेगा? नहीं करेगा। ये जो 3 करोड़ का मेरे ऊपर मुकदमा है, इट इज व्हाट, इट इज अ मटेरियल इंफॉर्मेशन फॉर मी। लेकिन रिलायंस जियो के ऊपर अगर किसी ने 3 करोड़ का मुकदमा कर रखा है, कोई वो मायने रखता है? 20,000 करोड़ का एम्पायर मायने रखता है? 3 करोड़ कुछ नहीं, वो मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मटेरियल कब होती है? व्हेन इट्स नॉलेज मे चेंज द डिसीजन ऑफ एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स। अपनी टेक्स्ट बुक देखिए जरा एक बार फटाफट से। फुल डिस्क्लोजर देख चुके हैं आप लोग, उसके अगले पे चलिए जरा, यहां पर आ जाइए, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। सबसे ऊपर लिख रहा है इट प्रीफर मटेरियलिटी प्रिंसिपल रेफर टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इवेंट। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन है, पहले भी इसका हम जिक्र कर चुके हैं। An item should be regarded material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor. नीचे एक एग्जांपल दे रहा है कि भाई अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयर ऑफ बिल्डिंग इज 2,50,000। अगर आपकी टर्नओवर 10 लाख है तो 2,50,000 इज अ मटेरियल अमाउंट, सिग्निफिकेंट अमाउंट है। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 15 करोड़ है तो 2 लाख 2.5 लाख क्या मायने रखता है? देन इट इज नॉट मटेरियल, दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। और दूसरी चीज, फुल डिस्क्लोजर कहता है सारी अकाउंटिंग, सारे राज सब थोड़ी बताते चलेंगे हम तो वही बताएंगे ना जितना हमें सेबी ने बोल रखा है कि इतना बताइए, जितना कंपनीज एक्ट कहता है उतना बताइए, उससे ज्यादा क्यों बताएं किसी को? हाँ जी बेटा, बिल्कुल नहीं करते वो तो क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है एंड दे आर बाउंड विद द सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन से, तो उन्हें अपने पब्लिश अकाउंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, सब पहले सेबी को जमा करने होते हैं। उसके बाद वो अपनी क्या करते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो मटेरियल इंफॉर्मेशन वही कहलाएगी जिसकी नॉलेज से कोई बंदा आपकी फर्म में लगाए ना लगाए पैसा, वो बदल जाता है। और अकाउंटिंग अंदर क्या होना चाहिए? फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, लेकिन उससे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कम्बरसम नहीं होनी चाहिए, बल्कि नहीं होनी चाहिए। कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे कैरी करेंगे इतनी इंफॉर्मेशन को? इसीलिए मटेरियलिटी प्रिंसिपल सीन में आया। और मटेरियलिटी प्रिंसिपल जब आता है तो मटेरियल इंफॉर्मेशन को रखा जाएगा, और जो इंफॉर्मेशन इमटेरियल है, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट वाली नहीं है, उनको हम क्या कर देंगे, साइडलाइन कर देंगे, हटा देंगे, उनको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। रिकॉर्ड तो करेंगे लेकिन उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जब हमारी जो पब्लिश अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर नहीं दिखाएंगे। ये आपके सीक्रेट्स, हाउ विल यू ओपन योर सीक्रेट्स? पता चला एनुअल रिपोर्ट छाप दी और सारे सीक्रेट्स बता दिए कि हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ जाने वाला, हमारा ये वहां होने वाला, हमारा प्लान इतना है। नहीं, यू विल नॉट डू दैट, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब एक मेरी मजेदार चीज आती है, उसको जरा समझिएगा। क्या किसी ने जंगली सुअर देखा है, वाइल्ड पिग? कैसा होता है भाई? देखा? कैसा कैसा? नहीं देखा?
ब्राउन डार्क, हाँ, और बस बहुत प्यारा क्यूट सा, उठा के मन करता है कुछ। अरे दौड़ा दौड़ा के मारता है, बहुत खतरनाक होता है वो, कभी यूट्यूब पे वीडियो देखना। और उसके सींग ऐसे ऐसे सींग, दो दांत ऐसे निकले रहते हैं। हाँ हाँ, होता है। क्या होता है? पुम्बा। अबे वो टिमोन और पुम्बा वाला पुम्बा, हाँ वही है। याद है किसी को? बचपन में देखे होंगे तुम लोगों ने। क्या? अबे बड़ा हो जा, टिमोन और पुम्बा देख रहा है अभी तक? क्या कुछ नहीं होता? नहीं नहीं, अरे वो थोड़ी अकल उसकी बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है, एक दूसरे को डिग्रेड नहीं करते हैं। अच्छा तुम तो इसके साथी हो ना, इसलिए कर रहे हो बेटा तंग उससे। हाँ। मैं एक मजेदार चीज बताऊं आपको कि हमारे यहाँ पर हमारे जो पुराण है, उन पुराणों में बताया गया, पुराण तो खैर नहीं है, आपने सुना होगा ना पंचतंत्र की कहानियां, जातक कथाएं, जातक टेल, पंचतंत्र स्टोरीज। ठीक है, ऑनलाइन वालों को मैं दिखा देता हूँ वाइल्ड पिग कैसा होता है, इससे रिलेटेड हमारा कंसेप्ट है। इज इट विजिबल? दिख रहा है भाई सबको वाइल्ड पिग? यस सर। दिख रहा है? अच्छा जी। वाइल्ड पिग के जनरली दो दांत होते हैं। और अगर हम देखें तो हमारे जो पुराणों में कहानी है, जब जल प्रलय आती है तो जो पृथ्वी को बचाता है कौन? एक पिग होता है, जो विष्णु का अवतार बन के आता है, उसके दांतों पे पृथ्वी टिक जाती है। हाँ, वराह अवतार कहते हैं उससे, वराह अवतार। ठीक है, अब ये माइथोलॉजी को किनारे करते हैं, काम की बात पे आते हैं जरा। जंगल में क्या होता है, एक पिग होता है, वो अपने दांत, उसके दांत होते हैं सबसे खतरनाक हथियार, किसी को भी फाड़ दे वो। अपने दांत को, आपने देखो ना पेड़ की जड़ें होती हैं बड़ी सी, बाहर निकली हुई होती हैं, तो अगर पत्थर पे किसी का दांत हो तो दांत घिस जाएंगे। तो वो क्या करता है, अपने दांतों को एक पेड़ की जो जड़ होती है ना, उस पर पहना कर रहा होता है, घिस 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 पहना कर रहा होता है। और वाइल्ड पिग ऐसा करता है। ठीक है, अभी तुम्हें पता चलेगा वो कितना समझदार है। तो एक खरगोश आता है, वो पूछता है काका ये क्या कर रहे हो? कहता है, अंधे दिख नहीं रहा, दांत पहने कर रहा हूँ। वो कहता है काका अभी कौन सी लड़ाई लगी जो दांत पहने कर रहा है? कह रहा भाई मूर्ख, जब लड़ाई लगेगी तो दांत पहने करने का टाइम मिलेगा? बता। अब बोलना, ये कर रहा था क्या बात कर रहा है, बोल। कौन समझदार है? वाइल्ड पिग समझदार है। और लिटरली दे आर इंटेलिजेंट। जब वो खाली होते हैं, या तो बंदों को फाड़ रहे होते हैं, दांत पहने कर रहे होते हैं। और दांत पहने क्यों कर रहे होते हैं? सडनली सडनली इफ दे हैव टू अटैक समबडी, ये थोड़े बोले, रुक पहले तलवार पहनी करने दे मुझे, तब तक तमंचे अंदर, दम बाहर। नहीं होता ऐसा। आप देख रहे हैं। अब मैं जब छोटा था, मैं ये सोचा करता था यार इंडियन आर्मी क्या फालतू होती है, कभी डेजर्ट में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चला रही है, कभी कहीं, कभी यूएस आर्मी के साथ हिमालय में एक्सपेडिशन कर रही है, कभी देखे होते हैं ना उन्होंने, वो वॉर ट्रेनिंग एक्सरसाइज ही कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होंगे भाई ये? एक टीम को रेड टीम बना देते हैं, एक टीम को ग्रीन टीम बना देते हैं, एक को ब्लू टीम बना देते हैं, आपस में लड़ रहे होते हैं। तो पगलेट है। एक फिल्म आई थी टेंगो चार्ली, याद है, अजय देवगन वाली? देखा था? अजय देवगन क्या करता था, चलो दुश्मन ने हमला कर दिया, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, एंड फाइनली वही एक्सरसाइज बताती है ना उनको। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल नहीं देखी थी क्या? देख लेना, अच्छी फिल्म है काफी। बीएसएफ की जवानों के ऊपर वो स्टोरी बनाई गई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिलेटेड। तो होता क्या है कि प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट ऑलवेज प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। वो कहता है समझदार बिजनेसमैन वही है जो कभी प्रॉफिट की तो सोचता ही नहीं है, वो सोचता है कि यार अगर लॉस हो जाए तो मैं कैसे उनका अरेंजमेंट करूंगा, कैसे उसका हिसाब करूंगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देते हैं कैसे अकाउंटिंग के अंदर। भाई मान लो आपके पास है क्लोजिंग स्टॉक, इसकी जो वैल्यू है आपके हिसाब से वो ₹40,000 है, 40,000 रुपीज। जब आपने कैलकुलेशन करी, आपने खरीदा, हिसाब किताब लगाया, 40,000 का है। हमने बताया ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, सेकंड चैप्टर में, 40,000 रुपए का। लेकिन इसकी मार्केट में वैल्यू जो चल रही है, मार्केट वैल्यू, सपोज वो चल रही है 30,000 की। ठीक है, अब मैं कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा इसको? ऑब्वियसली अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो मुझे 40 पे रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन प्रूडेंस प्रिंसिपल यहां कहता है कि रिकॉर्ड इट एट कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस। रिकॉर्ड इट एट कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस। कौन सी वैल्यू कम है? कितने की? तो हम कितने पे रिकॉर्ड करेंगे इसे? 30,000 पे रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा?
अगर मैं 40 पे रिकॉर्ड करता हूं तो मुझे अननेसेसरी लॉस बुक करना पड़ेगा कितने का, 10,000। हाँ, एंटीसिपेशन में लॉस बुक करना पड़ेगा। लेकिन सुनो, लेकिन रियलिटी ये है कि लॉस तब होगा जब सामान बिकेगा। ठीक है, बिना सामान बुक करे बिके मैं लॉस कर रहा हूँ बुक, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी बन जाती हैं चीजें। हाँ, नहीं अब हमें नहीं पता कितना हो सकता है, लेकिन अगर हमने 30 पे कर दिया, अच्छा मान लो अब हमने 30 पे करा और उसकी फाइनल जब हम बेच रहे तब 35,000 का मिला, तब तो हमें 5,000 का प्रॉफिट हो गया देखा जाए वैसे तो। या फिर अगर हम उसको 25 पे बेचे हैं तो भी लॉस जो है 40 के मुकाबले थोड़ा कम होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते समय वो कंडीशन आएगी। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल आपसे यही कहता है कि अगर कभी क्लोजिंग स्टॉक आपको दिखता है तो उसको कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस उस पर आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, हर जगह नहीं चलता। जैसे क्या एक्सेप्शन है सबसे बड़ा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, किस पे रिकॉर्ड होंगे वो, कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज, अबे हायर यार, मार्केट वैल्यू पे चलता है वो। पेट्रोल आप देखो जरा, पेट्रोल के प्राइस सरकार ने क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो जैसी सरकार बढ़ाती है उसी समय प्राइस पेट्रोल पंप पे देखो बढ़ जाते हैं। और सरकार जैसी प्राइस बढ़ाने का अनाउंसमेंट करती, देखा ना पेट्रोल पंप पे लोग लाइन लगाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता उस लाइन में कितना पैसा बचा लेते होंगे यार। आप देखिए जब भी गवर्नमेंट बोलती है कि जैसे सरकार ने बोला कि 25 अगस्त से हम क्या करेंगे, 25 जुलाई से हम क्या करेंगे, पेट्रोल के प्राइस बढ़ा रहे हैं 5 रुपया, तो 24 तारीख शाम तक क्या लाइनें लग जाती है पेट्रोल पंप पे, लगता है ड्रम भरा के ले जाएंगे। अरे फिर भी अबे क्या मतलब, एक स्कूटी चला रहा है पेट्रोल वाली, वो टैंकर लेके जाएगा क्या, क्या करेगा यार, डजंट मैटर। ये पता क्या होता है, जब ऑनियन क्राइसिस होते हैं लोग ना एक एक बोरी ऑनियन के रखवा लेते हैं, सड़ जाते हैं। नमक के जब क्राइसिस होते हैं लोग क्या करते हैं, एक 50 किलो की बोरी नमक, अबे इतना तो तुम्हारी इतना नमक तो तुम्हारी 7 पुश्तों ने नहीं खाया होगा, 50 किलो नमक यार। बचपन से लेकर अब तक 50 किलो नमक नहीं खाता आदमी। क्या बोलिए, मुझसे बोलो। अरे क्या, हाँ हाँ, वो तो खैर ये, वो तो पेट्रोल पंप पैसा ले रहा था ना पुराने वाला, वो तो हमने भी किया था। जब चाहे पैसा, मतलब जब तक पेट्रोल पंप ने लिया तब तक पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाया पुराने नोट से। चलो वो तो दूसरी कहानी थी। तो है कैसे निकाल के क्या करोगे, बेचोगे सड़क पे मंगल बाजार में, पेट्रोल सस्ता टिकाऊ सुंदर ले लो, कैसे बता, कौन खरीदे, तुम बेचो पेट्रोल सड़क। हाँ, फ्यूचर 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 यूज का एग्जांपल बताता हूँ। अनन्या तुम्हें मैं, अनन्या को ना अपने दोस्तों को खाना खिलाने का बड़ा शौक था। ठीक है, और अनन्या बुलाती है अपने दोस्तों को, देखो फ्यूचर के लिए कैसे बचता है। अनन्या ने बोला अपने दोस्तों को, सुनो भाई, मेरे पास ना मेरे पास मेरे परदादा के जमाने का घी है, इतना शानदार घी है, बहुत शानदार खुशबू आती है उसको, तुम आओ मेरे घर में, तुम्हें वो घी चखाऊंगी। चावल, घी और लिकर जितनी पुरानी होती है उतनी कॉस्टली और उतनी शानदार होती है, ये प्रूवन फैक्ट है। तो क्या हुआ, अनन्या ने सबको बुलाया, ये सब पूरे तुम लोग पहुंच गए खाने में, बैठ गए हिंदुस्तानी स्टाइल में खाना खाने, मारवाड़ी भोज की तरह, चौकी ऊपर थाली रखी, सब कुछ है। इसने बोला अपने कुक से, कुक साहब जरा घी ले आइए। एक बहुत सुंदर सचीले कंटेनर में एक इतना सा डब्बा घी का आता है। ठीक है, और अनन्या ने बोलते ये है करीब करीब 150 साल पुराना घी, मेरे लक्कड़ दादा के जमाने का घी। तो अच्छा जी, सब लोग सोच रहे हैं यार क्या शानदार घी खाने को मिलेगा। सबका घी आता है, थाली के ऊपर जैसे घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, और वापस अंदर रख दिया जाता है। समझे इसका मतलब क्या हुआ, क्या, अबे घी जब तक खोलोगे नहीं खत्म कैसे होगा। तो ये क्या कर रही है, पेट्रोल ले जा रही है, गाड़ी में भर रही है, फिर उसको फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख रही है, रखे रखो 50 साल खत्म ही नहीं होगा। क्या कह रहे हो बेटा, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, अबे खुला होगा तो इवेपोरेट होगा, वरना लोग सूंघ सूंघ के इवेपोरेट कर लेते हैं। देखा सड़कों में बच्चे रुमाल भिगा के कर रहे होते हैं, एडिक्शन होता है। हाँ जी, तो बेटा ठीक तो ना, घर में गड्ढे खुदा के टैंकर भरवा ले। ठीक है, नहीं नहीं, तुम उसके ऑफिशियल भोंपू हो क्या, नहीं हो, नहीं, अपने पे ध्यान दो। और सुनो, अगर हम लॉजिक दे रहे हैं तो वो लॉजिक जो है वो सस्टेन करे कहीं। तुम अगर वकील बनोगे ना, जज तुम्हें बहुत बुरी तरह से ना चपेट लगाएंगे, तभी नहीं बनना। ठीक, तो यहाँ ध्यान दो तुम, अब स्क्रूटनी। ठीक है, अबे अंडे से निकले हुए चूजे हो सब अभी,
शांति रखो थोड़ा सा, बढ़िया। मैं बोलूँ? चलिए, पहला होता है क्या, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो एक्सेप्शनल है, मार्केट रेट पे बिकेगा हमेशा, ठीक है। कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस, इस पे नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी चीज, गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल्स, सोना कैसे बिकता है भाई? कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस पे बिकता है। क्या बात कर रहे हैं? मार्केट में बिकता है भाई, वो तो वहां थोड़ी लगता है प्रिंसिपल कि ज्वेलर बोल रहे हैं मेरे पास कितना, मेरे पास 5 किलो सोना है। अच्छा एक बात बता मुझे, अगर हम सोने को कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस पे लेंगे तो सारे ज्वेलर तो सड़क पे कटोरा लेके निकलेंगे। हाँ, तो ज्वेलर को तो अपने से मतलब है ना, जो ज्वेलर को, ज्वेलरी को तो इकोनॉमी तो गई भाड़ में, तुम ये बताओ, ज्वेलर को तो अपने से मतलब है, वो कॉस्ट मार्केट रख के अपना 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 बैंड बजवाएगा क्या? नहीं चलता वहां प्रूडेंस प्रिंसिपल। कौन बेटा? मैंने बोला तुमसे, अगर तुम पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाले हो तो नहीं फॉलो करोगे इसको। अगर तुम गोल्ड, प्रीशियस ज्वेलरी, प्रीशियस मेटल के हो, तुम नहीं फॉलो करोगे इसको। कौन? देख, अब दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि भाई हम क्यों फॉलो करें। मैंने क्या बताया था पिछली कहानी में, अजम्पशंस, फिर वो प्रिवेल करती हैं हर जगह पे, फिर उनको सब फॉलो करते हैं, फिर वो प्रिंसिपल्स बनते हैं, फिर प्रिंसिपल्स क्या हो जाते हैं, स्टैंडर्ड बनते हैं, ठीक है। तो आप जैसे विद्रोही जो बहुत कम होते हैं दुनिया में, तुमने बोला मैं अकाउंटिंग की बुक्स बनाऊंगा लेकिन प्रूडेंस फॉलो नहीं करूंगा, मत कर फॉलो, मत कर फॉलो, नहीं कोई कंपल्शन नहीं है। स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे क्या है, कंपल्शन है। लेकिन हाँ, नहीं अकाउंटिंग ये तो प्रिंसिपल है ना, और assumption, प्रिंसिपल assumptions क्या होती है, दे आर फ्लेक्सिबल, दे आर मैनमेड, दे कैन ऑल्टर एज पर द चेंज सिचुएशन। स्टैंडर्ड नहीं बदल सकते आप। कानून ने बोला है कि कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस, तो आपको वही मानना पड़ेगा। आप कानून को चैलेंज करिए, पार्लियामेंट में जाइए, एक्ट लाइए, कानून बदलिए, आगे बढ़िए, करेक्ट। इनमें आप फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप चाहें तो फॉलो करो, नहीं चाहे तो, लेकिन अब आप फॉलो करते हैं तो आपको एडवांटेजेस मिलते हैं, इसलिए सब लोग उसे फॉलो करते हैं। तो हमने बोला पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए, और हमने बोला क्या, गोल्ड सिल्वर की, या मतलब गोल्ड या प्रीशियस मेटल की जो होते हैं उन पर इसको हम फॉलो नहीं करते हैं, और हमारा काम चला जाता है आगे, ठीक है। अगले प्रिंसिपल, तो प्रूडेंस का मतलब समझ में आया, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट ऑलवेज प्रोवाइड फॉर द लॉसेस, इसको आपको ध्यान रखना है। और इसके एग्जांपल्स आपकी टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, हम देख रहे हैं, एक बार दोबारा से कर रहा हूं मैं यहाँ पर। इसका दूसरा नाम है कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल भी है, ठीक है। अच्छा, अब एक परेशानी होती है इससे कि बार बार आप कंजर्वेटिज्म, बार बार प्रूडेंस, बार बार अपनी जो एसेट्स हैं, अपनी मशीनरी, अपनी चीजों को कम वैल्यू पे कर रहे हो, लेकिन उनकी एक्चुअल वैल्यू तो ज्यादा होती है। मान लो आज आपने स्टॉक की वैल्यू 30 कर दी, और अगर एक्चुअल में वो कितने का मिल रहा है, 40,000 का बिक रहा है या 80,000 का बिक रहा है, ठीक है। लेकिन आपके अकाउंटेंट ने क्या करा, चला के दिखाई, उसने क्योंकि वैल्यू 30 लगा रखी थी, और उसको सिर्फ 5,000 के प्रॉफिट में 35,000 में दिखा दिया। अब बुक्स ऑफ अकाउंट में 5,000 का प्रॉफिट दिखाया, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट कितने का हुआ आपका, 55 का हुआ, मतलब 50,000 का प्रॉफिट हुआ। दिखाया बुक्स में कितने का प्रॉफिट, 5,000 का। कितने का प्रॉफिट छुपा गया, 45,000 का प्रॉफिट। उसे कहते हैं सीक्रेट रिजर्व, टैक्स कम करने के लिए। बोलो, अरे समझे बात को। हाँ हाँ, तो ये जो पैसा है ना, नहीं ये जो है, अगर कंपनी है तो डायरेक्टर के पास जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर के पास जाएगा, मैनेजर्स के पास भी नहीं जाएगा। सोल प्रोप्राइटर है तो आपके पास जाएगा, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स के पास जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आपके जो रिजर्व्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, सीक्रेट रिजर्व्स बनेंगे। कुछ किया, कितने, ठीक। अब वो बैकलॉग करो फिर बैठ के। हाँ जी, क्या डाउट था, बोलिए, क्या क्या क्या। ये ब्लैक नहीं है, दिस इज नॉट ब्लैक। किसको, हाँ आप क्या कर रहे हो, कहाँ छुपा रहे हैं हम तो प्रॉफिट बता रहे हैं, हम तो सीक्रेट सुपरस्टार थोड़ी बना रहे हैं, सीक्रेट रिजर्व बना रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और मैनिपुलेशन भी होती है कई, और कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट ज्यादा दिखाते हैं अपनी कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ाने के लिए, सत्यम की तरह। हाँ,
बिल्कुल वैसा। अरे यार तुम मतलब फिर कहाँ की कहाँ लेके जा रहे हो? अरे सुनो, देखो कमीशन वाली बात नहीं होती है। अकाउंटेंट नहीं होता, इस काम में हेल्प करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट हेल्प नहीं करते हैं, सीए करते हैं। हाँ ठीक है। और सुनिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर चाहे तो किसी फर्म को आबाद या बर्बाद मिनटों में कर सकता है। ठीक है। और शायद मैंने आपको एग्जांपल बताया भी था, मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो थी, उसको एक सीए ने एक सिर्फ रिपोर्ट से उसको बर्बाद कर दिया था। तो इसलिए तुमने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा था ना, इसलिए। ठीक। बट मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग दूंगा उसकी, उसको देखना एक बार, देन विल डिस्कस दैट। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो सीक्रेट रिजर्व इस प्रूडेंस प्रिंसिपल के क्या होते हैं? एक कंपनी के लिए तो फायदा ही है, बिजनेस के लिए फायदा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बोले गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए, इट्स नॉट अ गुड थिंग। आप अर्न तो कर रहे हो प्रॉफिट, लेकिन उसको क्या कर रहे हो? सबसाइड कर रहे हो, उसे कम करके दिखा रहे हो। ठीक है। तो सीक्रेट रिजर्व इससे क्रिएट होते हैं, और इससे आपके बिजनेस की ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखती है। और जो कि बेसिक पर्पस था, बेसिक ऑब्जेक्टिव था किसका? अकाउंटिंग का, कि टू शो। हाँ, मतलब हर चीज वायलेट होती है ना फिर तो। लेकिन जनरली क्या होता है, एक सिंसियरली, आपको मालूम है, आपने शायद गुलशन कुमार का नाम सुना होगा, गुलशन कुमार, टी सीरीज वाले। अच्छा, और क्या सुना उनके बारे में? हे भगवान, बिल्कुल उनकी शुरुआत ऐसी थी, बिल्कुल शुरुआत ऐसी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब वो एक शानदार बिजनेसमैन बना, ही वॉज द हाईएस्ट टैक्स पेयर इन इंडिया। बहुत लंबे समय तक, अनब्रेकेबल रिकॉर्ड है उसका अभी तक, हाईएस्ट टैक्स पेयर इन इंडिया, सबसे ज्यादा टैक्स पे करता था। शुरुआत तो ठीक है, पायरेटेड सीडी भी नहीं होती थी, उसकी कहानी कुछ अलग थी। चांदनी चौक बेसिकली दिल्ली का था, पुरानी दिल्ली का। और वो क्या करता था, म्यूजिक की तरह, म्यूजिक के लिए उसका अच्छा फ्लेयर था, तो वो क्या करता था, एक, शायद आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, एक जमाना होता था जब वो कैसेट आती थी, किसकी, वो घुमाने वाली, जिसमें लंबी रील होती थी, और 2-in-1 रिकॉर्डर वगैरह होते थे, शायद आपने देखा होंगे, घरों में पड़े भी होंगे। तो पहले क्या होता था, उन कैसेट्स में आप क्या करते थे, किसी के पास जाते थे, वो आपके मनपसंद मोहम्मद रफी के, लता मंगेशकर के, इनके गाने रिकॉर्ड करके देता था। तो ये प्लेलिस्ट टाइप की बना देते थे। तो ये बंदा क्या करता था, इसका फ्लेयर अच्छा था, इसने जगह जगह से क्या करा, वो म्यूजिक, और उसको म्यूजिक को अपने टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करके चांदनी चौक में दरियागंज के पास पटरी में बेचता था। फिर अचानक इसे पता चला कि भागीरथ पैलेस में एक दुकानदार है जिसके पास एक इंपोर्टेड रिकॉर्डिंग मशीन है। इसने अपनी मम्मी के कंगन वंगन बेच के वो मशीन खरीद ली, और उसके बाद तो उसने जो मार्केट में आग लगाई। कलेक्शन इसके बड़े शानदार होते थे, बहुत शानदार कलेक्शन होते थे, भर भर के इसने रिकॉर्ड करे। एक टाइम ऐसा आया, HMV सुना है, हिज मेंस वाइफ, HMV बहुत पुरानी कंपनी होती थी, उसके रिकॉर्ड सब फेल कर दिए इसने। और फिर धीरे धीरे उसको बड़ा करते करते, टी सीरीज इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड नेम टुडे, थैंकफुली सक्सेसफुल वर्क डन बाय हिज सक्सेसर्स। उसको गोली मरवा दी गई थी, उसका मर्डर कर दिया गया था, वो एक दूसरी कहानी है, कभी दोबारा देखेंगे, बताऊंगा, अभी नहीं। अभी थोड़ा सा मामला सिलेबस का टाइट चल रहा है, इसलिए नहीं डिस्कशन करेंगे उस पर। तो एक तो ट्रू एंड फेयर सिचुएशन नहीं पता चलती है बिजनेस की, लेकिन इसके एडवांटेज इतने अच्छे हैं कि डिसएडवांटेज को हम क्या करते हैं, सब साइड किनारे कर देते हैं। तो प्रूडेंस कहता है कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट ऑलवेज प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। और इसका एक और सुनिए, इसी की वजह से हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं। इसी की वजह से क्या करते हैं, हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं, नहीं बनाते। इसी की वजह से हम प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं। इसी की वजह से हम क्या करते हैं, रिजर्व्स क्रिएट करते हैं। रिजर्व क्या होते हैं बताइए, प्रोविजंस क्या होते हैं बताइए, बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, समझ लीजिए, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज whose nature is not known and amount is also not known. But provision is a part of profit set aside for future whose nature is known but amount is not known. जैसे क्या नाम है सर आपका? प्रणय के पापा ने बचपन में प्रणय के हाथ पीले करने के लिए हर महीने कुछ कुछ पैसा निकाल के करना इकट्ठा कर दिया। हाथ पीले करना जानते हो? ठीक है जी। अब लड़का दूल्हे की तरह अकड़ के बैठ रहा है, हाँ ठीक है। तो पापा ने क्या कर दिया, हर महीने उसके पापा की सैलरी में से 1-1 लाख रुपए निकालना शुरू कर दिया, महीने के 12 लाख। और जब ये टिंगले से थे 1 साल के, तब तक इकट्ठा 20 साल तक पापा ने इकट्ठा करा 12 लाख, कितना हो गया, 2 करोड़ 40 लाख रुपया। अब पापा ने क्या सोचा कि जब इसकी बारात आएगी, लड़की घोड़ी पे आएगी, घोड़े पे आएगी, इसकी मांग भरेगी, मंगलसूत्र पहनाएगी इसको, कलीरे वलीरे कमरबंद वगैरह गहना। तुम्हारी हो रही है?
तो चुपचाप सुन लेना। तो ये सब होगा, और तब के खर्चे, टेंट का खर्चा, बारात का खर्चा, तंबू का खर्चा, खाने का खर्चा, कितने सारे खर्चे यार। और 20 साल में तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, तो क्या 2,40,000 पूरा पड़ जाएगा? नहीं ना। लेकिन इतना पता है कि पैसा लगेगा, तो पापा ने वो जो पैसा उसके लिए रखा, उसे कहते हैं हम लोग प्रोविजन फॉर सन्स मैरिज, उसे प्रोविजन बोलते हैं। जिसका नेचर मालूम है लेकिन अमाउंट नहीं मालूम, उसे प्रोविजन। इसी को कन्वर्ट कर लीजिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसी को कन्वर्ट कर लीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स, इसी को कन्वर्ट कर लीजिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स में प्रोविजन। अब पापा ने क्या करा, अपनी सैलरी में से 50,000 निकाल के अलग रखा कि भाई परिवार में कोई बीमार पड़ जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की कुछ और परेशानी आ जाए तो क्या करना। ठीक है, मतलब वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं था, फ्री था। 50,000 निकाल के अलग करना शुरू करे, 1 साल में 6 लाख रुपया। अब पापा ने देखा गाड़ी पुरानी हो चुकी है पढ़ने की, 4 लाख और मिलाए 10 लाख में, इसको एक 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 एसयूवी दिला दी मिड सेगमेंट वाली। लड़का धूम मचा ली, धूम मचा में कॉलेज जा रहा है, ये भी तो कर सकते ना। या फिर क्या करा पापा ने, दीदी की एक क्वार्टर की फीस थी वो भर दी। या पापा ने क्या करा, दादी का आंखों का ऑपरेशन करा दिया। तो कुछ स्पेसिफाइड नहीं है ना। तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज, ना तो नेचर मालूम ना अमाउंट मालूम, उसे रिजर्व बोलते हैं। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में देखा था। बोलिए। बिल्कुल रखती है, कंट्रीज रखती हैं, कंपनीज रखती हैं, फैमिलीज रखती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स रखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है, सब रिजर्व्स रखते हैं। अरे श्रीलंका की हालत देखिए, कुछ नहीं है, भिखमंगे बन गए सब लोग। ठीक है, उसके तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। जो भी कंट्री अपने सिटीजन्स को फ्री 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 मुफ्त 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 देगी वो डूबेगी। पेरू डूबा, मेक्सिको डूबा, चिली डूबा, कितनी कंट्रीज डूब रही हैं। और वो क्या कहते हैं, वो यूरोपियन यूनियन की कंट्री थी, उसको तो ग्रीस बेल आउट पैकेजेस दे दे के बचाया उसको। ठीक है, रोमनी ग्रीस, एक और कंट्री थी मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, तो बेल आउट पैकेजेस दिए यूरोपियन यूनियन, तब बचे जाके वो। मुफ्त का चंदन और घिस मेरे नंदन, वो तो सब बर्बादी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे एक और कंसेप्ट की तरफ, और उसका नाम है हिस्टोरिकल कंसेप्ट या कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अच्छा चलिए, कार तो सभी के पास होगी ना। हाँ, कार कब खरीदी गई थी आपके घर में कार? 1 महीने पहले। ठीक है, क्या कीमत रही होगी उसकी? 85 लाख की एक गाड़ी खरीद ली गई। ठीक है, और डेट एग्जैक्टली ध्यान है कुछ? नहीं। ठीक है, डाउन द लाइन 3 साल बाद जब आप मुझे बताओगे कि हमने गाड़ी 85 लाख की खरीदी थी, तो दैट कॉस्ट इज बेसिकली कॉस्ट which is registered in history, that is historical cost. यार whatever you spend that becomes history. बोलिए। मैंने ये कैमरा खरीदा मान लो 20,000 रुपए का, और खरीदा था पिछले साल, तो इसकी जो कॉस्ट है वो मेरे लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना। एसी लगा मान लो 45,000 का, आज से 4 साल पहले, वो कॉस्ट क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट है। इनके फादर ने, इनकी फैमिली ने 85 लाख की गाड़ी खरीदी आज से कितना साल, 3 महीने पहले, तो वो भी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट इज बेसिकली कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एनी एसेट एट विच, एट नहीं मार्केट की प्राइस। बेटा सुन, मैंने फिर वही बताया था तुम्हें, याद है कतरीना कैफ का रुमाल, कियारा अडवाणी थी। अच्छा अच्छा ये तुम अगर रिकॉर्डिंग देखोगे तुम्हें ये सब अच्छे इंसिडेंट्स दिखेंगे। तो 85 लाख में खरीद रहे हैं ना उसको, इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है भाई? 85 लाख। अब अगर ये इसे 80 लाख में बेच रहे हैं तो 5 लाख का नुकसान, 90 में बेच रहे हैं तो 5 लाख का फायदा, नहीं बेच रहे रख रहे हैं तो एसेट है, जो कि ओवर द टाइम पीरियड। अब बताओ भाई, 3 महीने पहले 85 लाख की थी। ठीक है, 3 महीने, अच्छा 1 महीने पहले। अब जिस दिन आप उसे शोरूम से लेकर आए, उसी दिन शाम को अगर बेचने जाते तो 85 लाख मिलता है। क्या हो गया भाई? शोरूम से बाहर इनके घर में निकलते क्या किसी दुष्ट घर ने कब्जा कर लिया गाड़ी पे? क्यों होता है? अरे 3 बजे गाड़ी इनके घर आई, 5 बजे बेचने की डील कर रहे हैं, तो गाड़ी क्या मतलब, कौन सा क्या डिप्रिशिएट, क्या घिस गया उसका? पहिया तक नहीं घिसता उसका, क्या घिस गया? वो क्यों, कौन सा क्या चीज डिप्रिशिएट हुई इसकी? पेंट घिस गया, क्या घिस गया? या तो उसका
रिबन तक नहीं उतरा अभी। ओ भगवान, अबे अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स नहीं कंसिडर करते हैं भाई, इट इज मेयरली। अच्छा सुनो, यही गाड़ी अगर शोरूम में क्या दिसंबर तक पड़ी रहेगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन दिसंबर में फाइनेंशियल ईयर बदल जाएगा, अब ये गाड़ी 2022 मॉडल हो जाएगी और 2023 में फिर इसकी प्राइस गिर जाएगी, तब शोरूम में भी प्राइस गिर जाएगा इसका। हाँ क्लोजिंग स्टॉक में आ गया लेकिन इसका प्राइस गिरेगा, क्योंकि हम तो बोलते हैं ना कौन सा मॉडल है, हम तो बोलते हैं ना कौन सा मॉडल है, 2022, अभी 2022 का मॉडल है और ये 2022 का मॉडल दिसंबर तक रहेगा, कैलेंडर तक। और अगर 2022 जनवरी में अगर ये बेचेगा तो भाई फिर और प्राइस गिरेगा। ठीक है, मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ेगी भाई? हाँ गिरेगी, मार्केट वैल्यू गिरेगी, करेक्ट। ठीक है, तो चलिए, तो क्या होता है, ट्रांजेक्शंस टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट अ प्राइस व्हाट यू पे फॉर दैट। उस पर लिखा था 1 करोड़ रुपया, इनको मिल गया 15 लाख का डिस्काउंट, कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल गया इनके पापा को। अब गाड़ी में चाहे 1 करोड़ चाहे 1.5 करोड़, इनके लिए कितने की है वो? 85। इनकी बुक्स में कितने की रिकॉर्ड होगी वो? 85 की रिकॉर्ड होगी। और आगे की अकाउंटिंग कितने पे चलेगी? 85। अगर 10% डिप्रिशिएट भी होगा तो भी कितना होगा? 10%, 85 लाख पे चलेगा। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट यही कहता है कि एसेट्स टू बी रिकॉर्डेड एट इट्स एक्विजिशन कॉस्ट। अब समझो, है बेटा, ना ना ना, आपकी बुक्स में कितने का दिख रहा है वो देखो पहले। आपकी बुक्स में 85 लाख की दिख रही है, मार्केट में अगर इसकी वैल्यू 70 लाख होगी तो भाई 15 लाख का लॉस है। हाँ फिर तो रिकॉर्ड होगा, बिकेगा, और 15 लाख का लॉस जाएगा। ऐसा क्या? बोलिए कौन सी कार? अरे विंटेज कार होती हैं, विंटेज बोलने कलेक्शन वाले, स्पेशल एडिशन हो गए। हाँ बेटा, एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं ना। फिर अब हम बोले हैं कि 15 साल पुरानी गाड़ी तो दिल्ली में चलेगी नहीं, वो तो सरकार सीज कर लेगी, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देगी, बर्बाद है, वो तो कुछ नहीं कर सकते उसका। लेकिन अगर आप 1945 की किसी शेवरले को लेके आएंगे तो वो तो करोड़ों की मिलेगी आपको भी। तो वो एक एक्सेप्शन होता है, विंटेज गाड़ियों की कीमत अलग तरह से होती है, वो फिर वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है, वहां वैल्यू कम नहीं हो रही है, वहां वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा चलते हैं आगे जरा। अब एक और चीज समझिए, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट जो होगा इसमें हम बोल रहे हैं एक्विजिशन कॉस्ट। अब किसे कहते हैं एक्विजिशन कॉस्ट? अच्छा ठीक है, हाँ भाई क्या नाम तुम्हारा, दोबारा बोलो। यक्ष। बच्चे यक्ष ये बता, ये गाड़ी तुम्हारी जो थी ऑन रोड थी या एक्स शोरूम था? सुना होगा ना एक्स शोरूम ऑन रोड। अच्छा सुनो, एक्स शोरूम जनरली मान लो ये करीब करीब एक्स शोरूम ये अगर होगा भी तो 76 77 के करीब होगा, और जब ये रोड पे आती है, रोड पे इस पर जुड़ जाते हैं क्या, करीब करीब 8 लाख के टैक्सेस वगैरह, तब ये पड़ती है कितने की आपको? 85 लाख की। अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से तो हमें इसे लिखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपकी एक्विजिशन कॉस्ट क्या है? आपने उस गाड़ी के लिए कितना बेस प्राइस दिया, कितना रोड टैक्स दिया, कितना इंश्योरेंस दिया, ठीक है, और कितना इवन उस दिन जो आप एसेसरी वसेसरी सब मिला रहे हो वो भी इसी की कीमत में जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगी आपकी एक्विजिशन कॉस्ट। लेकिन 3 दिन बाद आप मार्केट में जा रहे हो करोल बाग में और डेंचक बना के आ रहे हो गाड़ी को, वो फिर कीमत में नहीं जुड़ता, वो फिर रिपेयर मेंटेनेंस का पार्ट बन जाता है। जिस दिन खरीद रहे हो शोरूम से ही सब लगा लो, टेफलन कोटिंग लगा लो, इंजन की कोटिंग करा लो, नीचे करा लो, वो करा लो, वो करा लो, जितना कराना करा लो, इट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, लेकिन अगर आप अगले दिन 3 दिन 4 दिन बाद, हफ्ते बाद फुर्सत में कहीं किसी करोल बाग के पहाड़गंज चले गए अपनी गाड़ी के अंदर और एसेसरीज लगाने के लिए, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं। अरे एक डीसी का नाम सुना होगा ना, दिलीप शावड़िया, मारुति 800 दिया उसके पास, फरारी बना देगा उसको। ठीक है, ऑल्टो, ऑल्टो को फरारी बना देगा, पता नहीं क्या क्या जोड़ देगा उसके अंदर, जो भी कर देगा, जैसा भी कर देगा, लेकिन लगते तो नकली हैं वो। ठीक है, तो तुम अगर ऑल्टर, देखिए पहली बात तो होता है कि गाड़ी के अंदर जो होता है ना आरसी होता है, उस पर लिखा रहता है कि आपकी गाड़ी का कलर क्या है, स्पेसिफिक डायमेंशन क्या है। ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ेगा, मैच करेगा, चालान पे चालान काटेगा आपके। पहले तो वो अलाउड नहीं है, वो सब करना नहीं होता। आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते हो। आप अपनी कार के ऊपर शार्क फिन लगा लो बड़े वाली, ईगल बैठा लो उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूरल बैठा दो ईगल का, देयर इज नो प्रॉब्लम।
लेकिन तुम क्या कर दोगे कि कार की वो ऊपर से वो क्या कहते हैं उसकी छत वो हटा दो, उसको ओपन बना दो, वो सब कर दो, तो वो आपके उसमें एक्सेप्टेबल नहीं होता। इतने सारे चेंजेस जो होते हैं वो बिल्कुल सही मर्जी, तो फिर क्या करें? फिर ऐसा करो ना, पहिए वही निकालो, कार के अंदर बैठो, चारों लोग चलो ऐसे ऐसे। आपको सरकार ने गाड़ी जो है सड़क पे चलाने की परमिशन एक स्पेसिफिक कंडीशंस टर्म्स के साथ दी है, उनको नहीं छेड़ेंगे आप। ठीक है, गाड़ी की जब आरसी इशू होती है ना, एक लंबा चौड़ा आपको डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, इमोशनल मत हो इस पे, एग्जांपल लिया मैंने। क्या? हाँ, नहीं कर सकते ना आप, इतनी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी कोई जैसे मान लो आपके जैसे सपोज किसी ने डुकाटी खरीद ली एक बाइक, वो तो उसमें तो बहुत सारी चीजें वैसी बन रखी होती हैं, और आप चाहो तो अपनी हीरो स्प्लेंडर को डुकाटी की शेप में लेके चलोगे तो नहीं चलेगा ना, वो ऐसा लगता है कबाड़ी वाला कबाड़ी का ठेला लेके जा रहा है। नहीं, चाहे कितना भी कर रहे हैं दिक्कत होती है। और फिर क्या होता है, पुलिस वाले को भी पता है स्प्लेंडर ये चीज है, और लाइसेंस वाइसेंस तुमने देखा होगा ना, अक्सर पुलिस वाले स्पोर्ट्स बाइक वगैरह को रोक लेते हैं पहले तो। और क्योंकि उनके लिए क्या होता है, वो मनी को कमाने का बड़ा अच्छा तरीका होता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कोई ना कोई बंदे ने मॉडिफिकेशन करी होगी, लपेट लो। ठीक है, लेकिन हाई एंड बाइक्स में मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, दे आर ऑलरेडी इक्विप्ड विद लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। तो कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, आपको किसी भी आइटम को जो खरीदा उसको उसके एक्विजिशन प्राइस पर लिखना है, और वही आपकी अकाउंटिंग का क्या बनेगा, बेस बनेगा। ऐसा करने से क्या होता है, आप अपनी एसेट्स की जो रियल वैल्यू है ओवर द टाइम पीरियड शो कर सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कि भाई अब जैसे इनकी कार है वो 85 की है, अगले साल थोड़ी और कम, अगले साल थोड़ी और कम, 5 साल 6 साल बाद अगर इनकी बैलेंस शीट में शो कर रही है, अगर ऑफिस के लिए खरीदी गई थी वो, तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड एट दैट पर्टिकुलर प्राइस। बेटा रिवैल्यूएशन जो होता है ना, वो हम तब करते हैं जब हम इंसॉल्वेंसी की बात करें, या जब हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ेंगे तब हम रिवैल्यूएशन की बात करेंगे। सो हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है, एसेट्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। याद है हमने बोला था कियारा का रुमाल आपने 10 लाख में खरीद लिया था, फिर किसी ने 20 लाख में खरीदा था, तो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट वही है। क्या हुआ भाई, घड़ी देख रहे हो? अच्छा जी, मैचिंग को मैं थोड़ा सा, मैचिंग और रेवेन्यू रिकॉग्निशन को मैं थोड़ा सा होल्ड करूंगा, उससे पहले ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल को ले लीजिए आप। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या कहता है कि each and every accounting transaction which is to be recorded in the books of accounts must have two sides effect, साइड इफेक्ट नहीं, डबल इफेक्ट होना चाहिए उसका। आपने मशीनरी खरीदी कैश में, योर मशीनरी विल इंक्रीज, योर कैश विल डिक्रीज। किसी को हम डेबिट करेंगे, किसी को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और उसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट अगले चैप्टर में, ये अकाउंटिंग इक्वेशन की बात पढ़ेंगे। ठीक है, हमने गुड्स बेच दी क्रेडिट पर, हमारी गुड्स चली गई, स्टॉक चला गया, लेकिन हमारा साथ साथ क्या बढ़ गया, डेटर बढ़ गया, डबल इफेक्ट हो गया। हमारी गुड्स लॉस बाय फायर हो गई, लग गई आग। आपको मालूम है कौन है? सासू माँ है? अच्छा ठीक है, मैंने कहा ये कैसे हो गया, बच्चे ने बाल विवाह कर लिया। सुनो, वो वृक्ष, बोधि वृक्ष जिसके नीचे बैठकर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वो जल गया, वो जल गया, कल ही खबर आई थी, जल गया। मतलब उस इलाके में सूखा पड़ा, सूख गया वो पेड़, कुछ टहनियां हरी थी, लोग क्या करते थे उसके आसपास दिया जला के चले जाते थे। रात को कुछ आंधी तूफान हवाएं आई, एक दिया लुढ़कता लुढ़कता पूरा वृक्ष जल गया। मतलब इतना समझ लो गौतम बुद्ध के जमाने का पेड़ वो जल गया। मतलब याद है ना, जापान ने पैसा खर्च करा था बुद्धा सर्किट के लिए, ये बुद्धा सर्किट ये वाला नहीं, वो वाला बुद्धा सर्किट, कपिल वस्तु लुम्बिनी वाला सर्किट। सबसे बड़ा अट्रैक्शन वो पेड़ था, भस्म हो गया, राख बन गया। बोलना कुछ? तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट हैव डबल इफेक्ट, ड्यूअल इफेक्ट। ठीक है, आपकी वस्तुएं आग में जलकर खत्म हो गई, भस्म हो गई, तो आपको तो नुकसान हो गया स्टॉक। दूसरा इफेक्ट क्या हुआ? नहीं, इंश्योरेंस छोड़ दीजिए, नहीं इंश्योर्ड थी। आपकी गुड्स जो थी शोरूम में रखी थी और शोरूम में आग लग गई, दो नुकसान हो गए, शोरूम की बिल्डिंग खत्म हो गई और गुड्स भी खत्म हो गई। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, लॉस इज टू बी बोर्न बाय हुम, ओनर, ओनर को रिप्रेजेंट करती है कैपिटल, इधर से स्टॉक कम,
उधर से बिल्डिंग कम, इधर से कैपिटल कम, हो गया डबल इफेक्ट। जनरल एंट्री के तरीके से पढ़ें तो क्या होगा, योर स्टॉक विल बी रिड्यूस एंड योर लॉसेस विल इंक्रीज। तो डबल इफेक्ट आ गया ना पूरा का पूरा। ठीक है, आप नहीं आया, नहीं समझ में आई बात, नहीं आई, अरे रुक जाना, जिसको नहीं आई तो क्या करें, समझ, अकाउंटिंग इक्वेशन वाले तरीके से समझ में आई, आई ना, नहीं आई, अच्छा प्रॉफिट वाले तरीके से समझना। अब तुम जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू समझना, जब आपका लॉस बाय फायर होता है, आप एंट्री करते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट और परचेजेस क्रेडिट करते हैं। मैं उसका लॉजिक बताऊंगा जब जनरल एंट्री बताऊंगा। फिर अगली एंट्री में क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस बाय फायर करते हैं। और जब दोनों एंट्री को कंबाइन करेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, लॉसेस इंक्रीज, परचेजेस रिड्यूस, डबल इफेक्ट बनता है ऐसा। तो कोई बात नहीं, सब्र करना थोड़ा सा, जब हम जनरल एंट्री करेंगे यू विल हैव अ लॉजिक ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। नहीं परचेज इसलिए क्रेडिट करा क्योंकि जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज करने से गुड्स बढ़ती हैं, मैं बता के दिखाऊंगा आपको वहां पर, इसलिए अकाउंटिंग क्वेश्चन में दिखा दूंगा इसका मैं रीजन आपको, अभी नहीं लेकिन। और आप देख रहे हैं ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, अकाउंटिंग इक्वेशन हमने बोली थी, इस तरह से ही चलता है। थोड़ा सा आगे चलें जरा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन मैंने कहा था मैं बाद में बताऊंगा आपको। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, ये क्या कहता है आपसे कि इन अकाउंटिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट हैव ड्यूअल इफेक्ट, वो तो हमने समझ लिया, बट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी वेरीफाइबल ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि अकाउंटेंट बोलता है कि सर जी आज 50,000 खर्च हो गए, किसके खर्च हो गए, रिफ्रेशमेंट में खर्च हो गए, और खत्म। नहीं, रिफ्रेशमेंट में खर्च हुए तो भाई बिल बिल लाओ, रेसिप्ट लाओ, रसीदें लाओ, कैश रिसिप्ट लाओ, ग्रोसरी के स्टोर से बिल लेके आओ, और फिर उसको क्लर्क साइन करेगा, उसको कैशियर साइन करेगा, उसको अकाउंटेंट साइन करेगा और असिस्टेंट मैनेजर भी साइन करेगा, तब जाके वो लीगल डॉक्यूमेंट बनेगा, तब जाके वो एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट पड़ेगा, वरना चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट में उसे पास ही नहीं करेगा। भर भैया अपनी जेब से, भरो अपनी जेब से। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या कहती है कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट हैव सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। और जो बड़े बड़े फ्रॉड करते हैं ना, मैं एक हैरानी की बात बताता हूं, मैं पेट्रोल पंप में आप जाते हैं, कितनी बार पेट्रोल भरवा के पैसा लेते हैं, पर्ची लेते हैं, बताओ जरा, बहुत हमेशा लेते हो, ठीक है, और सब लोग हमेशा पर्ची लेते हैं, वो दे देते हैं, नहीं दें तो आप चल पड़ोगे, बस पर्ची नहीं करते, मेजोरिटी लोग नहीं करते। अब पेट्रोल पंप वाले क्या करते हैं पता है, उन्होंने अकाउंटेंट बैठा रखे होते हैं, क्लर्क बैठा रखे होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे दिन की जितनी भी सेल होती है उसकी कंप्यूटराइज पर्ची निकालते हैं या तो प्रिंट निकालते हैं या हाथ से रसीदें फाड़ते हैं। दे हैव टू शो इट, आप ले जाए ना ले जाए, उनकी कितनी सेल्स में कितना पैसा है उसका तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। अब अगर वो बोले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जी हमारे कस्टमर जी पर्ची नहीं ले आते, हम कहां से दिखाएं जी, तो दैट इज योर फॉल्ट, यू हैव टू गिव, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे परचेज गुड्स फ्रॉम यू, यू हैव टू पे देम, यू हैव टू प्रोवाइड देम स्लिप। अब नहीं करते हो तो क्या करते हैं, पर्ची। और आप छोटे मोटे दुकानदार जो होते हैं जो कि वाकई इनकम टैक्स भरते हैं, उन्होंने पार्ट टाइम अकाउंटेंट बैठा रखे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने अकाउंटेंट के थ्रू नकली पर्चियां वर्चियां कटवाते हैं, उनको स्टेटमेंट की फॉर्म में डालते हैं, फिर उनके हिसाब से अपना एक्सपेंस प्रॉफिट दिखाकर और मिनिमम टू मिनिमम टैक्स लेके और एक सीए से वेरीफाई कराते हैं। देख बेटा, वाउचर होता है बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड अकाउंटिंग में, लेकिन जहां सीए ऑडिट करेगा वहां वाउचर वगैरह होते हैं। तो ये जो पेट्रोल पंप वाले होते हैं ना, ये मान लो एक दिन में मान लो 4-5 हजार रसीदें कट जाती हैं, सबकी समरी लेते हैं, फिर उसका एक वाउचर बनाते हैं और उसके बाद उसकी एंट्री करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आपकी चॉइस है ना, जितना दिखाना चाहे सेल ना दिखाएं। और मैंने आपको बताया था ना, दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी कि अपने बिल दीजिए, स्कैन करिए और उस ऐप में भेज दीजिए। क्यों करते थे वैसा, क्योंकि जितने भी मॉल्स हैं, जितने भी बड़े बड़े शोरूम्स हैं, इन्होंने अपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे होते हैं। मान लो आपकी एक दिन में 15 लाख की सेल हुई, बाय द एंड ऑफ द डे सॉफ्टवेयर को एंटर करेंगे, दे विल रन द सॉफ्टवेयर एंड एंटर बटन डालेंगे, वो सेल घटकर 15 लाख से कितनी आ जाएगी, 2 लाख आ जाएगी। रेंडमली वो कुछ बिल को रखेगी, बाकी को क्या कर देगी, बैकलॉग में कहीं सर्वर में कहीं सिफा देगी। आपने देखा जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले छापा मारते हैं तो क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर, उनकी हार्ड डिस्क, उनके सर्वर सब उठा के ले जाते हैं। इसीलिए तो फिर वो एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, उनको मतलब रिगेन करते हैं और तब उसके हिसाब से पकड़ते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट वालों ने क्या करा, आई मस्ट अप्रिशिएट देम, केजरीवाल गवर्नमेंट ने क्या करा, फिर आपको बिल बोला, आप बिल की फोटो खींच के भेजिए, और वहां उन्होंने अपनी रिटर्न भरी होगी, रिटर्न में आपका बिल भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर आपका बिल रिफ्लेक्ट हो गया तो भाई उनकी ट्रांजेक्शन फेयर थी,
अगर आपका बिल रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो मुर्गा कट गया। फिर जितने की पेनल्टी पड़ेगी उनको, उसका 10% आपको मिलेगा। लोगों ने तो 15-15 लाख रुपए जीते और आतंक छा गया उनमें, ट्रेडर्स में। वो सॉफ्टवेयर रन करना बंद कर दिया उन्होंने। लेकिन क्या होता है, करप्शन करप्शन और करप्शन। अब ढीला पड़ गया सब कुछ, दोबारा से चालू है। ठीक है, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव का मतलब है ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी सपोर्टेड विद ऑथेंटिक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स। ठीक है, उसके हिसाब से हमें चलना होता है। तुम मंद मंद मुस्कुरा रहे हो भाई, कुछ खास बात? हाँ, अरे आगे वाले क्या मुस्कुरा नहीं सकता कोई? बोलना क्या हुआ? कोई एक्सप्लेनेशन गलत दिया फिर हमें भी सुनाना। अरे बोलना, मतलब सेंसर टाइप की तो नहीं है? अच्छा फिर रहने दे भाई, पता चला रिकॉर्डिंग में कुछ का कुछ चला जाए। नहीं नहीं, फिर मेरी मेरी व्यूअरशिप इतनी बढ़ जाए। मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताता हूँ एक मजेदार चीज। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। तो बचे हुए दो जो हैं वो थोड़े से टेक्निकल हैं। कौन सा वाला, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, और दूसरा वाला कौन सा, मैचिंग वाला। ठीक है, दैट विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास एंड दिस चैप्टर इज गॉन देन। तब तक हो तो गया अभी, वही तो बोला मैंने, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी ड्यूली वेरीफाइड बाय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। वही तो हुआ, गॉट इट। तो ये हमारा टॉपिक यहां से खत्म हुआ। ठीक है, ओके विधि, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड निमिषा एंड कनिष्का, Yes, sir. चलिए बाय।